हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क का चैप्टर 6 जुडिशरी का पार्ट 3। तो इससे पहले वाले दो पार्ट हमने आपको पढ़ाए थे, मतलब उसमें चैप्टर कवर किया था, तो आप वो देख सकते हो। पहले हमने इंट्रोडक्शन समझा था, बेसिक बताया था आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में। फिर हमने इंडिपेंडेंट जुडिशरी कैसी होती है, इंडिपेंडेंट हम जुडिशरी को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो उसमें कई सारे कॉन्स्टिट्यूशनल के प्रोविजन भी हमने आपको बताए थे, ठीक है। उसके बाद में ना कई सारी चीजें पढ़ी थी, जैसे कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस पढ़ा था। आर्टिकल 124 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट होता है, 217 के तहत जो है हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट होता है। ओके, फिर उसके बाद में हमने रिमूवल ऑफ जजेस भी समझा था। जजेस इंक्वायरी एक्ट जो है, जस्टिस इंक्वायरी एक्ट 1968 का, उसमें भी पूरा जो है प्रोविजन दिया गया है किस तरीके से रिमूव करना है। कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया है किस तरीके से रिमूव करना है जजेस को। ओके, तो हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट है, दोनों के जजेस को जो है सेम प्रोसीजर के थ्रू रिमूव किया जाता है। फिर हमने एक अटेम्प्ट देखा था कि किस तरीके से रिमूव करने के लिए शुरू किया गया था, पर वो पास नहीं हो पाया था। स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी समझा था, सबसे ऊपर जो आते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, फिर हाई कोर्ट आते हैं, फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं। ओके, फिर उसके बाद में हमने जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट समझा था, सुप्रीम कोर्ट की पावर समझी थी। तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, अपीलेट जुरिस्डिक्शन, एडवाइसरी जुरिस्डिक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 143 के तहत आता है ये। ओके, फिर रिट्स के बारे में हमने आपको बताया था, तो इनको हमने डिटेल में भी समझा था, है ना। फिर ये जो आर्टिकल आपकी बुक में दिए गए हैं ये चैप्टर में, तो ये आर्टिकल आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, फिर उसके बाद में हमने जो है जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में समझा था और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को सोशल एक्शन लिटिगेशन भी कहते हैं, है ना। तो इनके बारे में समझा था किस तरीके से इमर्ज हुआ। और ये ग्रुप जो सेक्शन सोसाइटी के हैं, जो जिनको जस्टिस नहीं मिल पाता है, उनके बिहाफ में कोई और पीआईएल डाल देता है सुप्रीम कोर्ट में। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वही होती है कि इन लोगों को भी फिर जस्टिस मिल पाता है। दो इम्पोर्टेंट केसेस पढ़े थे, हुसैन आरा खातून वर्सेस बिहार का केस, एंड जो सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का केस पढ़ा था। फिर उसके बाद में जुडिशियल एक्टिविज्म की बेसिक चीजें समझी थी। अब हमें देखना है जुडिशरी एंड द राइट्स के बारे में। तो हमारी जुडिशरी जो है वो क्या काम करती है, प्रोटेक्ट करती है इंडिविजुअल्स के राइट्स को, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है दो तरीके से सुप्रीम कोर्ट को जो है प्रोवाइड करते हैं, जिस तरीके से वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं इंडिविजुअल के राइट्स को अगर वॉयलेशन होता है हमारे अधिकारों का। तो आर्टिकल 32 के तहत जो है जो रिट्स इशू कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। ओके, तो जब भी ना फंडामेंटल राइट्स को रिस्टोर करने के लिए अगर फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन होता है, और हाई कोर्ट जो है रेट इश्यू कर सकती है अंडर आर्टिकल 226। सुप्रीम कोर्ट जो है डिक्लेयर कर सकते हैं कोई भी लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल अगर जो है वो लॉ मतलब कि संविधान के हिसाब से नहीं है, उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं। हमारे यहाँ ना 99th कॉन्स्टिट्यूशन किया गया था हमारे संविधान में, जो कि 2015 में जो है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया, ताकि जो है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लाया गया था। ताकि इसमें इसमें ना 6 मेंबर्स हुआ करते थे, हमने आपको बताया था। तो इसमें ना जो गवर्नमेंट के भी मेंबर्स थे अपॉइंटमेंट करने में जजेस को, तो इसको ना सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड कर दिया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया था, क्योंकि ये जो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को हार्म कर रहा था। ओके, फिर ना जो दो प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, एस्टैब्लिश करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है प्रोटेक्ट करते हैं फंडामेंटल राइट्स को सिटीजन्स के, और इंटरप्रिटेट करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के दो फंक्शन है, प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट एंड द इंटरप्रिटेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी संविधान में लिखा है उसको वो समझाते हैं। सेकेंड, जो हमने अभी दो वेज देखे, उसके थ्रू जुडिशियल रिव्यू की भी पावर मिलती है सुप्रीम कोर्ट को। आर्टिकल 13 के तहत भी, आर्टिकल 32 के तहत भी इनको जो है जुडिशियल रिव्यू की पावर मिलती है। ये अपने ही जजमेंट को दोबारा से रिव्यू भी कर सकते हैं, अगर इनको लगता है कि उस जजमेंट में कुछ गलत है, या फिर उसको चेंज भी कर सकते हैं ये, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर है सुप्रीम कोर्ट की, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू की पावर का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट जो है एक्सामाइन करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ एनी लॉ इफ द कोर्ट अराइव्स एट द कंक्लूजन दैट द लॉ इज इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
तो जुडिशियल रिव्यू में ये अपने ही जजमेंट को भी रिव्यू कर सकते हैं और कोई भी कानून ऐसा लेकर के आती है गवर्नमेंट, जो कानून जो है संविधान के हिसाब से नहीं है, संविधान की प्रोविज़न का वॉयलेशन कर रहे हैं, तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनकैपेबल डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है? तो बेसिकली यही होता है, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉ चेक करते हैं, कोई कानून लाया गया है, तो उसको वो जो है वॉयलेट ना करे, किसी के भी फंडामेंटल राइट को, कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट ना करे। तो जुडिशियल रिव्यू जो है कहीं भी मेंशन नहीं है संविधान में, मतलब कि आपको पूरे संविधान में कहीं भी जुडिशियल रिव्यू का ज़िक्र नहीं मिलेगा। पर फैक्ट है कि इंडिया जो है उनका रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे देश का, है ना? तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो ना किसी भी कानून को जो है रोक सकते हैं, उसको ख़त्म कर सकते हैं, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं, अगर वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जाता है। ये जो है ये पावर है सुप्रीम कोर्ट की, ओके? तो ये दिखती नहीं है पर ये पावर है सुप्रीम कोर्ट की कि कोई भी कानून जो है अगर फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन करता है, अगर संविधान का वॉयलेशन करता है, तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देते हैं, ओके? तो जो जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, अगर फेडरल रिलेशन में देखें हम, तो सुप्रीम कोर्ट जो है उनके पास में रिव्यू पावर्स है। अगर कोई लॉ जो है इनकंसिस्टेंट है और डिस्टर्ब करता है जो पावर जो कि ना संविधान ने लिखी है। मतलब कोई भी कानून जो है ऐसा लाया जाता है, तो अगर कोई भी कानून है जो संविधान के हिसाब से नहीं है, है ना? तो उसको वॉयलेट करता है जो फंडामेंटल राइट को, उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाता है। मान लीजिए कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है कि वो लॉ बनाती है, ठीक है? कानून लेकर के आती है, उससे ना कुछ स्टेट जो है उनको लगता है कि उनके सब्जेक्ट जो है स्टेट लिस्ट से निकाले जा रहे हैं, है ना? मतलब कि निकाले नहीं जा रहे हैं, मतलब सब्जेक्ट जो है स्टेट लिस्ट का है। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर जो है स्टेट लिस्ट में आता है। 7th शेड्यूल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें जो है 3 लिस्ट दी गई हैं। क्या हो गया ये? तो 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट दी गई है संविधान की, तो उसमें ना यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है और कॉन्करेंट लिस्ट होती है। यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट दिए जाते हैं, उसमें यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, पार्लियामेंट लॉ बनाती है। स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों ही लॉ बना सकते हैं। अगर यूनियन ने पहले बना दिया है, तो उनका लॉ प्रिवेल करता है, उनका लॉ माना जाता है। ठीक है? तो स्टेट लिस्ट में फॉर एग्जाम्पल जो है एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट है। तो एग्रीकल्चर पे क्या किया, यूनियन ने लॉ बना दिया। ओके, ऐसा होता है, तो स्टेट ना आर्ग्यू कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि मतलब सुप्रीम कोर्ट में ये दलील दे सकती हैं, अगर कोर्ट जो है उनके साथ में एग्री करता है, तो उस लॉ को जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देते हैं। मतलब कि स्टेट के सब्जेक्ट से उनसे पूछ के लॉ बनाना जरूरी होता है। यूनियन गवर्नमेंट स्टेट के सब्जेक्ट को ऐसे ही उठा के लॉ नहीं बना सकती, उनकी पावर में आता है ये, ठीक है? तो रिव्यू जो पावर है सुप्रीम कोर्ट की, इसमें पावर टू रिव्यू द लेजिस्लेशन ऑन द ग्राउंड दैट दे वायलेट द फंडामेंटल राइट्स और वायलेट द फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो जुडिशियल रिव्यू में ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है? तो इसमें ना सुप्रीम कोर्ट जो है, अगर उनको लगता है कि कोई भी कानून जो है फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है, या फिर वो फेडरल पावर्स का वायलेशन कर रहा है, मतलब कि डिवीजन ऑफ पावर है हमारे संविधान में, प्रॉपर डिवीजन किया गया है कि यूनियन गवर्नमेंट की पावर इतनी है, स्टेट की पावर इतनी है। अगर जो है ये अपनी दायरे से बाहर जाकर के काम कर रहे हैं, स्टेट की पावर छीन रहे हैं, तो ये फेडरल जो है उसको भी, फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन जो पावर का है ना, उसका अगर वॉयलेशन होता है, तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को भी नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं। तो रिव्यू पावर जो है, जो लॉज़ की पास द स्टेट मतलब कि स्टेट लेजिस्लेचर का कोई कानून है, वो वॉयलेट करता है संविधान को, तो उसको भी नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है। मतलब कि स्टेट के एरिया में अगर कोई कानून बनाता है, फॉर एग्जांपल कई सारे स्टेट्स ना अभी लॉ बना रहे हैं कि जो है अपने जो मतलब उनके स्टेट के लोगों को रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। प्राइवेट जॉब्स में रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। झारखंड भी ऐसा कानून लेकर के आए थे, है ना? तो ऐसे केसेस में ना तो इसका वॉयलेशन हो रहा है आर्टिकल 15 का, कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, है ना? पूरे देश में कोई भी इंडिविजुअल कहीं भी जाकर के कानून जो मतलब काम कर सकता है, ओके? तो ऐसे कानून को सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया था कि ऐसे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। तो रिट्स पावर के साथ-साथ रिव्यू पावर भी होती है, ठीक है? रिट इश्यू करने की पावर आर्टिकल 32, ठीक है? और जुडिशियल रिव्यू की पावर भी मिलती है 32 आर्टिकल के तहत, तो 13 आर्टिकल जो है, आर्टिकल 13 जो है संविधान का, वो भी देता है। कोर्ट जो है जुडिशरी को बहुत मतलब जुडिशरी को ये पावरफुल बनाती है ये पावर जो है। तो पर्टिकुलरली जो रिव्यू पावर है, उसका मतलब है कि जुडिशरी जो इंटरप्रेटेड कर सकती है संविधान को, समझा सकते हैं क्या लिखा है संविधान में, और जो लॉ कोई भी पास किया है ना लेजिस्लेचर ने, तो उसको भी देखते हैं कि वो संविधान के अकॉर्डिंगली है कि नहीं। कई सारे लोगों को लगता है कि इस फीचर से ना जुडिशरी जो है प्रोटेक्ट करेगी संविधान को,
और प्रोटेक्ट करती है राइट्स ऑफ द सिटीजन को भी, ठीक है? तो जुडिशियल रिव्यू की पावर के थ्रू ही और रिट्स पावर के थ्रू जो है, ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं सिटीजन को और जो है उनके फंडामेंटल राइट्स हैं और संविधान को प्रोटेक्ट करते हैं। जो प्रैक्टिस है एंटरटेन करने की पीआईएल मतलब पीआईएल को कंसीडर करने लगे जो जुडिशरी है, तो उससे ना पावर और बढ़ गई जुडिशरी की सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने में। तो जुडिशरी जो है अच्छे खासा रोल प्ले करती है सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने में, उनको न्याय देने में। हुँ। अभी ना आपको पता है क्या, जो प्रैक्टिस ऑफ जो ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की प्रैक्टिस है, जो अभी बहुत ज़्यादा मतलब एक्सेप्ट की जा रही है, कई सारी कंट्रीज़ में भी है ये। तो जो कई सारे कोर्ट्स हैं वर्ल्ड में देखे हैं, पर्टिकुलरली साउथ एशिया के जो कोर्ट्स हैं, अफ्रीका में हो गई, तो यहाँ पर ना जुडिशियल एक्टिविज़्म जो है तो प्रैक्टिस किया जाता है, जुडिशियल एक्टिविज्म देखने को मिल जाता है हमें साउथ एशिया में भी, अफ्रीका में भी, कंपेयर टू दैट ऑफ द इंडियन जुडिशरी के कंपेयर में। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है साउथ अफ्रीका का, ये इनकॉर्पोरेट करते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन इट्स बिल ऑफ राइट, मतलब कि जो हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स है ना, जो हमारे यहाँ अधिकार दिए गए हैं सिटीजन्स को, उसी को बिल ऑफ राइट्स कहते हैं यहाँ पर साउथ अफ्रीका में। तो उनके जो फंडामेंटल राइट्स है साउथ अफ्रीका के लोगों में, उसमें पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी इंक्लूडेड है। तो साउथ अफ्रीका में फंडामेंटल राइट है सिटीजन्स का कि जो है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में वो जो है, अगर उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में उसको लेकर के आ सकते हैं, ठीक है? अगर किसी और पर्सन का भी फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, हमारे देश में पीआईएल डाली जाती है ना? पर जो है यहाँ पर इनका फंडामेंटल राइट है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जा सकते हैं, अपने सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं ये, अगर इनके फंडामेंटल राइट या किसी और पर्सन के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। तो क्या आपको याद है जो राइट जो हमने पढ़ा था, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, आर्टिकल 23 एंड 24 में जो है संविधान में दिया गया है, पार्ट 3 में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है? 23 में कि किसी से फोर्स्ड लेबर नहीं करवाना है, राइट जो कि प्रोहिबिट करता है, रोकता है, कैंसल करवा देता है, फोर्स्ड लेबर नहीं होना चाहिए, ह्यूमन जो है उसका खरीदना बेचना नहीं होना चाहिए, है ना? ह्यूमन्स को खरीदा बेचा जाता है ना इंसानों को, पहले स्लेव सिस्टम चला करता था, अभी भी जो है कई सारी जो है ट्रैफिकिंग की जाती है, प्रोहिबिट करते हैं एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ये जो है आर्टिकल 23 है। और ये 24 में क्या बोलते हैं कि एम्प्लॉयमेंट नहीं करना, मतलब बच्चों को काम पे नहीं लगाना है हजार्डियस जॉब में, जैसे कि पटाखे की इंडस्ट्री हो गई या फिर कोयल माइनिंग हो गई, तो ऐसी खतरनाक जॉबों में बच्चों से काम नहीं करवाना है। पर क्वेश्चन आता है कि इन राइट्स का अगर वायलेशन होता है, तो वो किस तरीके से कोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि गरीब लोगों के साथ ही ऐसा काम होता है ज़्यादातर, है ना? अमीर तो सब बच के निकल जाते हैं, तो मतलब कि गरीब लोगों के साथ ही अन्याय होता है ज़्यादातर। तो पीआईएल हो गया और जुडिशियल एक्टिविज़्म हो गया, इन्होंने पॉसिबल कर दिया कि किसी के भी राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो आप अपील डाल सकते हो, पीआईएल कर जो पीआईएल डाल सकते हो अगर किसी आपको लगता है कि किसी के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो, है ना? तो कोर्ट जो है, उन्होंने सेट ऑफ केसेस देखना शुरू कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल जो कि जेल इनमेट्स हैं, जो कि जो कैदी हैं, उनकी कंडीशन को देखना शुरू कर दिया पुलिस ने। जो इनह्यूमन वर्किंग कंडीशन है स्टोन क्वेरीज़ में को जो यहाँ पर ना मतलब पत्थर तोड़ने वाले जो काम होते हैं, वहाँ पर जो है बहुत ही इनह्यूमन कंडीशन के साथ में लोगों को रखा जाता है। जो माइनिंग वगैरह होती है ना वहाँ पर, तो सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ चिल्ड्रन, जो बच्चों के साथ में दुष्कर्म होता है या फिर उनके साथ में कुछ गलत होता है, पॉक्सो एक्ट भी लाया गया, ठीक है? जिसके तहत जो है अगर किसी बच और ब इसमें ना डिफाइन किया गया है कि जो बच्चा 18 जिसकी एज नहीं होती है वो चाइल्ड ही कहलाता है, ठीक है? उनका कंसेंट नहीं माना जाता है। अगर बच्चों के साथ में कुछ गलत होता है तो इसके तहत भी आप कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है? तो इससे क्या हुआ, और बहुत सारे केसेस जैसे एनवायरनमेंट से रिलेटेड केसेस हो गए, तो सब के सब आप पीआईएल डाल के जा सकते हो कोर्ट में, है ना? तो इससे क्या हुआ, राइट्स और ज़्यादा मीनिंगफुल हो गए, इनका और ज़्यादा मतलब बढ़ गया और जो पुअर एंड डिसएडवांटेज सेक्शन है ना, उनके राइट्स का भी प्रोटेक्शन हुआ। है ना? तो जुडिशरी एंड पार्लियामेंट अब देखेंगे, ठीक है? तो राइट्स के बारे में देख लिया। अपार्ट फ्रॉम टेकिंग जो वेरी एक्टिव स्टैंड हमने देखा, मैटर ऑफ राइट की तो हमने बात कर ली, पर कोर्ट जो है एक्टिव होते हैं किसमें? जो प्रिवेंट करने में, सबवर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द पॉलिटिकल पर्पस। इसका मतलब क्या हुआ, इनडायरेक्टली आप संविधान को इस तरीके से यूज कर रहे हो, उसमें ऐसे चेंजेस कर रहे हो जो कि आपके पॉलिटिकल पर्पस को साध रहे हैं, ठीक है? मतलब कि ऐसा संविधान में आप चेंज कर रहे हो जिससे आप ही बहुत ज्यादा पावरफुल इंसान बन गए हो, ठीक है? तो ऐसा कुछ सिस्टम ना देखने को मिले। 42nd अमेंडमेंट किया गया था संविधान में,
ठीक है, 1976 में। इससे ना जो गवर्नमेंट की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला गया था, इतने सारे चेंजेस कर दिए थे। इवन गवर्नमेंट ने अपने आप को इतनी पावर दे दी थी कि ये किसी भी प्रोविज़न को संविधान के उलट-पुलट करके रख सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इतनी पावर दे दी थी। तब आई जुडिशरी पिक्चर में, जुडिशरी ने बोला आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है? तो इन्होंने ना बोला कि फिर जो बेसिक स्ट्रक्चर को तो आप बिल्कुल भी हिला नहीं सकते, ठीक है? बेसिक स्ट्रक्चर का वैसे जो केशवानंद भारती केस आया था 1973 में, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन तब आ गई थी। पर इन्होंने फिर से जो है ये हरकतें की थी और अमेंडमेंट किया था, अपने आप को इतनी पावर दे दी थी। फिर कोर्ट आए, ठीक है? कोर्ट ने बोला कि आप ऐसी हरकतें नहीं कर सकते, ठीक है? संविधान को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते अपने पर्पज़ के लिए। तो ना यहाँ पर जो है जुडिशियल रिव्यू से बियॉन्ड भी बहुत सारी पावर जो होती है, जो प्रेसिडेंट हो गए, गवर्नर हो गए, तो इनकी पावर्स को भी कोर्ट के मतलब रिव्यू के अंदर डाल दिया गया कि कोर्ट जो है इनको देखेंगे, अगर ये लोग कुछ गलत कर रहे होते ना तो इनकी पावर जो है, इनकी पावर पे भी क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। तो पहले इनके पास में बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर थी, पर इनकी पावर को भी अब किसके अंदर डाल दिया गया, परव्यू ऑफ द कोर्ट्स के अंदर। मतलब अगर ये जो है, अगर ये गलत करते हैं तो फिर इनका भी जो है कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है? मतलब कि इनका भी जो रिव्यू किया जाएगा कोर्ट में। ओके, तो कई सारे इंस्टेंसेस थे जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है एक्टिवली इन्वॉल्व हुई एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में, डायरेक्शन दिए एग्जीक्यूटिव एजेंसीज को काम करने के लिए। मतलब कि ये गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे रहे हैं कि तुम्हें इस दिशा में काम करना है, इसके लिए काम करो। फॉर एग्जाम्पल जो है डायरेक्शन दिया सीबीआई को कि इन्वेस्टिगेट करें किस चीज में, पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेट्स के अगेंस्ट जो हवाला केसेस होते हैं, ठीक है? पॉलिटिशियन भी जो करप्शन करते हैं, ठीक है? घपला करते हैं, स्कैम करते हैं, तो उनके खिलाफ जो है एक्शन लें। तो सीबीआई को इन्होंने डायरेक्शन दिया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को, कि इनके खिलाफ जो है इन्वेस्टिगेशन करो, ठीक है? शुरू करो इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन। नरसिम्हा राव केस था, ठीक है? इल्लीगल अलॉटमेंट ऑफ पेट्रोल पंप्स, जो पेट्रोल पंप्स का इल्लीगल अलॉटमेंट किया जा रहा था। अभी दिल्ली के जो फॉर्मर सीएम थे, मतलब जो पहले थे ना अरविंद केजरीवाल, तो उनके ऊपर भी जो क्या कहते हैं, जो वाइन शॉप का अलॉटमेंट वगैरह होता है, तो उसमें भी उन्होंने स्कैम किया था। मतलब कि तो उनके ऊपर केस चला था, उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए थे, तो उनके ऊपर भी केस चला, ठीक है? तो ऐसा कुछ भी होता है ना, तो फिर सुप्रीम कोर्ट जो है, जुडिशरी जो है, उनके खिलाफ एक्शन लेती है। तो आपने कई सारे केसेस सुने भी होंगे, और कई बार ना जो ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म भी देखने को मिलता है। तो मतलब कि जुडिशियल एक्टिविज्म का एग्जाम्पल भी देख सकते हो कि गवर्नमेंट इतनी प्रोएक्टिव हो गई है और एक्शंस ले रहे हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है बेस्ड है किस पर, डेलिकेट प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेड सेपरेशन ऑफ पावर एंड चेक एंड बैलेंस। इतनी ज्यादा बिल्कुल स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है हमारे यहाँ, थोड़ी है, पर चेक एंड बैलेंस के साथ में है। अगर जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंस लगाते हैं, ठीक है? लेजिस्लेचर क्या, रिमूव कर सकते हैं जजेस को, एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट का काम करते हैं, और जो जुडिशरी जो है पूरे लॉस वगैरह को रिव्यू करती है। इन तीनों के पास में जो है पावर्स हैं, तो ये चेक एंड बैलेंस एक दूसरे के ऊपर लगाते रहते हैं, है ना? तो इसका मतलब हो गया कि जो ईच ऑर्गन जो है उनकी क्लियर फंक्शनिंग तो है, ठीक है? पर जो है एकदम स्ट्रिक्ट सेपरेशन भी नहीं है। तो पार्लियामेंट जो है सुप्रीम है इन मेकिंग लॉज, पार्लियामेंट कानून बनाती है, ठीक है? उनकी पावर्स है, और अमेंड करने की संविधान को, संविधान में ये चेंजेस भी कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव सुप्रीम है इम्प्लीमेंट करने में, जो भी कानून बनाए जाते हैं, ठीक है? उसको लागू करने का काम करती है एग्जीक्यूटिव, और जुडिशरी जो है वो सुप्रीम है सेटल करने में डिस्प्यूट्स, जो भी डिस्प्यूट्स जाते हैं कोर्ट में, है ना? तो उन सारी चीज़ों को सेटल करते हैं और डिसाइड करते हैं कोई कानून जो है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं, मतलब जो संविधान में लिखा गया है उसका वायलेशन तो नहीं कर रहा है कोई कानून। अगर ऐसा होता है तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है, ठीक है? डिस्पाइट जो क्लियर कट डिवीजन तो है पावर में संविधान में, पर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है पार्लियामेंट एंड जुडिशरी के बीच में एंड एग्जीक्यूटिव के बीच में। ओके, तो पार्लियामेंट एंड जुडिशरी के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, या फिर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो ये तो आता ही रहा है इंडियन पॉलिटिक्स में। पार्लियामेंट हो या जुडिशरी हो, इन दोनों के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। ओके, पावर से रिलेटेड कई सारे चेंजेस किए गए थे संविधान बनने के बाद में, जो है अमेंडमेंट किया गया कई सारे। इसकी ना भाई, इसकी भी लॉन्ग हिस्ट्री है पूरी। जैसे कि पार्लियामेंट ऐसे काम करती जा रही है कि उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर मिलती जाए, जुडिशरी उनकी पावर को रोक रही है, ठीक है? जैसे कि गोलकनाथ केस भी गया था, तो इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि
पूरी की पूरी जो है फंडामेंटल राइट जो है इम्यून है, उसको बिल्कुल भी आप जो है क्या खत्म नहीं कर सकते। ओके। और अगर ऐसा करते हैं, कोई भी अमेंडमेंट किया जाता है संविधान में, अगर वो फंड जो है कॉन्स्टिट्यूशन को बदलता है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब कि मेजर चेंजेस लाते हैं, और वो जो लॉ है अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल राइट नहीं है, फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन करता है, उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देंगे ये, ठीक है। तो वो इनकंसिस्टेंट होगा और इन कॉन्स्टिट्यूशन के अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। फिर क्या किया, फिर पार्लियामेंट ने जब देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने इतनी सारी 1967 का केस था ये गोलकनाथ केस, फिर दोबारा से ये केस लेकर जो फिर से ना फिर पार्लियामेंट ने क्या किया, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने इतनी ज्यादा पावर दे दी फंडामेंटल राइट को, मतलब फंडामेंटल राइट को आप बिल्कुल भी चेंज वगैरह नहीं कर सकते, फंडामेंटल राइट को आप छू भी नहीं सकते। तो फिर ये लोग क्या किए, 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेकर के आ गए। तो मतलब ना ये लड़ाई चली रही थी पार्लियामेंट के बीच में, जुडिशरी इनकी पावर कम कर रही थी, पार्लियामेंट अपनी पावर एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से बढ़ाई जा रही थी। तो इन्होंने पता क्या किया था, 24th अमेंडमेंट चेंज किया, मतलब 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया 1971 में। और उन्होंने क्या किया, इन्होंने ना जो आर्टिकल 13 के तहत जो पावर होती है ना, और आर्टिकल 368 के तहत संविधान में चेंज करने की पावर होती है, और आर्टिकल 13 में कोई भी कानून जो है अगर वो फंडामेंटल राइट के अकॉर्डिंगली नहीं है तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि इसकी पावर ने एकदम कम कर दी, बोला कि गवर्नमेंट के पास में पावर है कि वो जो पार्लियामेंट के पास में पावर है कि वो कोई भी फंडामेंटल राइट को खत्म कर सकते हैं, और जो है वो जो इनको अगर खत्म करते हैं ना तो इसको जो है लॉ नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 13 जो सॉरी आर्टिकल 13 के अंदर जो है इसको लॉ नहीं माना जाएगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना, फिर से बताते हैं आपको, ठीक है। तो ना क्या हुआ था कि जो गोलकनाथ केस में बोला गया फंडामेंटल राइट इम्यून है और उनको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। अब ना पार्लियामेंट ने चेंज कर दिया, 24th अमेंडमेंट किया 1971 में, और इन्होंने क्या किया, आर्टिकल 13 और 368 में चेंजेस कर दिए। क्या किया कि 368 में क्या था कि आप संविधान में चेंज कर सकते हो पर लिमिटेड वे में, है ना। तो इन्होंने क्या किया, जो इन्होंने चेंज किया वो बोला कि फंडामेंटल राइट हो किसी को भी हम चेंज कर सकते हैं संविधान में, और ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है गवर्नमेंट की, और ऐसा चेंज करते हैं तो वो लॉ भी नहीं है आर्टिकल 13 के अंदर। आर्टिकल 13 में क्या आता है, आर्टिकल 13 में आता है कोई भी ऐसा कानून जो फंडामेंटल राइट का या फिर वॉयलेशन करता है संविधान का, तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इन्होंने बोला कि जो चेंजेस करेंगे वो लॉ है ही नहीं आर्टिकल 13 के अंदर। फिर से केशवानंद भारती केस आ गया 1973 में। ओके, फिर इन्होंने बोला बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन दी कि बेसिक फीचर्स को आप चेंज नहीं कर सकते संविधान में। फिर से ये अमेंडमेंट लेकर के आ गए, 42nd अमेंडमेंट कर दिया 1976 में जो गवर्नमेंट ने। तो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे रही है, ये अमेंडमेंट कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, पार्लियामेंट की और जुडिशरी की लड़ाई हो रही है, ठीक है। तो ऐसे ही एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी की भी लड़ाई होती रहती है इंडियन पॉलिटिक्स में। तो आपको एग्जांपल दिया है, पर ये बहुत ही लंबी कहानी है, ठीक है? इनकी लड़ाई चलती रहती है। ये अपनी पावर बढ़ाते जाते हैं और जुडिशरी फिर इनके ऊपर जो है चेक लगाती है कि भई इतनी इतने दायरे से बाहर मत बढ़ो, ठीक है? तो मेंशन है जो डिफरेंसेस है इमर्ज, मतलब कि डिफरेंसेस तो आते ही हैं जो अभी हमने पढ़े भी पार्लियामेंट एंड जुडिशरी के बीच में। ओवर द राइट टू प्रॉपर्टी तो 1950 से ये 1951 से ये शुरू हो गया था। क्या कि अब देखो डेवलपमेंट करना था आज़ादी के बाद में, है ना? तो प्रॉपर्टी को जो है फंडामेंटल राइट था पहले प्रॉपर्टी, फिर प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया, ठीक है? तो प्रॉपर्टी जो है उसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया, तो लोगों ने ना सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गए थे वो कि भई इन्होंने हमारे फंडामेंटल राइट को हटा दिया, है ना? तो ये भी नाटक चलता रहा, पार्लियामेंट की पावर है संविधान को अमेंड करने की, तो उन्होंने राइट टू जो प्रॉपर्टी है उसको हटा दिया। तो जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन का इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ, ठीक है? तो कंट्रोवर्सी शुरू हो गई पार्लियामेंट की पावर की रिस्ट्रिक्ट करने की प्रॉपर्टी को, मतलब कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है, पहले ये फंडामेंटल राइट था, ठीक है? फिर बाद में पार्लियामेंट ने इसको अमेंड करके जो लीगल राइट बस बना दिया। तो पावर जो है पार्लियामेंट की मतलब इन लोग जैसे ही संविधान जो है अमेंड होना सॉरी इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ, तो ये जो है राइट का और जो पार्लियामेंट जो है इनकी लड़ाई शुरू हो गई थी, ठीक है? पार्लियामेंट चाहती थी कि कुछ रिस्ट्रिक्शन हो राइट टू प्रॉपर्टी में। अगर प्रॉपर्टी पहले ना ज़मींदारी सिस्टम बहुत हुआ करता था, इतनी बड़ी-बड़ी ज़मीनें लोग दे के बैठे हैं। अगर वहाँ से रेलवे निकालना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, अब हमारा देश आज़ाद हो चुका था, है ना? कई सारे डेवलपमेंट करने थे हमें अपने देश में, तभी से ये राइट टू प्रॉपर्टी का इश्यू आने लगा था, लैंड रिफॉर्म करने थे।
ठीक है? तो कोर्ट ने बोला कि पार्लियामेंट जो है रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती फंडामेंटल राइट। अब बताओ डेवलपमेंट करें कि ना करें, है ना? लोग तो ज़मीन जो हो गई, लैंड जो हो गया उसको तो इज़्ज़त बेइज़्ज़ती से कनेक्ट करके रखते हैं ना? अगर ज़मीन बेच दी तो इनने अपनी ज़मीन बेच दी, इज़्ज़त चली गई मतलब कि। तो क्या करें? तो ऐसी सिचुएशन में ना बट कोर्ट ने बोला कि थ्रू अमेंडमेंट करके आप फंडामेंटल राइट को मतलब फंडामेंटल राइट आप एमरेज नहीं कर सकते इसको। मतलब कि आप फंडामेंटल राइट को छोटा नहीं कर सकते अमेंडमेंट करके। अब देखो गवर्नमेंट को करना है डेवलपमेंट, गवर्नमेंट चाहती है कि राइट टू प्रॉपर्टी हटे और ना कोर्ट कह रहे हैं कि फंडामेंटल राइट को आप चेंज नहीं कर सकते और जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो फंडामेंटल राइट है। तो कई सारे इश्यू हुए हैं। इसके ना बहुत सारे केसेस गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में केसेस जाते रहे और जो क्या लोग अपील करते रहे, गवर्नमेंट कानून बना रही थी, ये अपील कर रहे थे कोर्ट में कि इसको कानून को खत्म करो। ठीक है, तो कंट्रोवर्सी रही ही है पार्लियामेंट एंड जुडिशरी के बीच में प्राइवेट प्रॉपर्टी से रिलेटेड। ये तो बहुत ही ज़्यादा इश्यू रहा है। मतलब 1951 से 1950 में तो अपना संविधान इम्प्लीमेंट हुआ था, 1951 से ये इश्यू चालू हो गया था। तो जो पार्लियामेंट का पावर है ना कर्टेल करने का और एब्रोगेट करने का फंडामेंटल राइट को खत्म करने का, फंडामेंटल राइट को छोटा करने का जो पावर है पार्लियामेंट का, उसका स्कोप क्या है? और जो स्कोप जो पार्लियामेंट की पावर की वो अमेंड कर सके संविधान को, मतलब किस हद तक संविधान को अमेंड कर सकती है पार्लियामेंट, ये भी जो है पावर जो है इसको भी इससे रिलेटेड केस भी गया सुप्रीम कोर्ट में। पार्लियामेंट जो है लॉ जो है पार्लियामेंट जो है ऐसा कानून बना सकती है जो फंडामेंटल राइट को कम करता हो, ठीक है, छोटा कर देता है, ताकि डीपीएसपी अब देखो फंडामेंटल राइट आते हैं पार्ट 3 में, ठीक है, संविधान के, जो कि क्या हमको अधिकार प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और डीपीएसपी जो होते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो ये क्या करते हैं वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के लिए जो है कानून बनाने हैं, ऐसा डायरेक्शन देते हैं गवर्नमेंट को कि आपको इस दिशा में काम करना है। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 40 में पंचायत के बारे में दिया हुआ है कि प्रमोट करो पंचायत को, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को। आर्टिकल 40 जो 7 में दिया हुआ है कि इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स जो है उनको प्रोहिबिट करो। न्यूट्रिशनल लेवल बढ़ाओ बच्चों का खाने का, मतलब कि ओके। तो ना डीपीएसपी इस दिशा में, तो क्या हम जो ऐसा कानून बना सकते हैं जो डीपीएसपी को इन्फोर्स कर रहा है और डीपीएसपी को लागू कर रहा है, पर वो फंडामेंटल राइट को थोड़ा कम कर रहा है, ठीक है, वॉयलेट कर रहा है फंडामेंटल राइट को। तो इसका भी इशू निकल के आ गया था। ठीक है, तो जो ना 1967 से लेकर के 1973 तक ये बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी रही कि फंडामेंटल राइट ऊपर है या फिर डीपीएसपी है। ओके, इसके इश्यू भी रहे क्योंकि जो है फंडामेंटल राइट में जो है क्या जनता को अधिकार दिए गए, डीपीएसपी में कानून बनाना है गवर्नमेंट को जनता के वेलफेयर के लिए। तो लैंड रिफॉर्म हो गए, चाहे लॉ जो है प्रिवेंट करता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो लॉ है कानून में ना, मतलब कि किसी इंसान का आपको लगता है कि वो दंगे फसाद कर सकता है, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर की विजिट होने वाली है, आपको लगता है कि कुछ जैसे तत्व हैं सोसाइटी में जो दंगे कर सकते हैं, तो उनको क्या आप डिटेन कर लो पहले से ही, जेल में बंद कर दो, ताकि या फिर हाउस अरेस्ट करवा दो उनको, ठीक है। या फिर कोई कानून जो है रिजर्वेशन देता है जॉब्स में, ठीक है, रिजर्वेशन दी जाती है जो बैकवर्ड क्लासेस को, ओबीसी को, अदर बैकवर्ड क्लासेस को, एससी को, एसटी को, ठीक है। सो जो शेड्यूल कास्ट हो गए, शेड्यूल ट्राइब हो गए, ठीक है। तो ऐसे जो रिजर्वेशन दी जाती है जॉब्स को और रेगुलेशन जो कि प्राइवेट प्रॉपर्टी से रिलेटेड रेगुलेशन है, तो इन सब चीजों के साथ साथ लॉज जो डिसाइड करते हैं कंपनसेशन, जो मतलब कि आप किसी की प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो उसके बिहाफ में उनको कंपनसेशन भी दिया जाता है। तो इससे ना कॉन्फ्लिक्ट होने लगा था लॉ मेकर्स जो कि लेजिस्लेचर है एंड जुडिशरी के बीच में, क्योंकि ये सारे जो इश्यूज है ये अफेक्ट करते किसको, सिटीजन को अफेक्ट करते। और सिटीजन को अगर कुछ भी अफेक्ट हो रहा है, उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो वो जुडिशरी के पास में पहुंच जाते। और इनके लिए कानून कौन बना रहा था, लेजिस्लेचर। तो जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर के बीच में होने लगी लड़ाई। 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन था जो रेगुलेट कर रहा था पार्लियामेंट एंड जुडिशरी के जो रिलेशन है उसमें। तो फेमस केसवानंद भाटी केस है 1973 का, ठीक है, केसवानंद भाटी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस था ये। ओके, तो 1973 में 1973 में ये केस आया था। तो इस केस में ना कोर्ट ने बोला कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन दी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी इवन पार्लियामेंट भी
अमेंडमेंट के थ्रू चेंज करने के लिए कानून भी ले आए, तो भी वो वॉयलेट नहीं कर सकते बेसिक स्ट्रक्चर। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी चीज़ ले आए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसके सामने ना पार्लियामेंट भी बैठ गई। अब क्या करें, है ना? नेता लोग परेशान हो गए थे। अब क्या करें? क्योंकि ना इन्होंने बताया ही नहीं कि बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है, ठीक है? इन्होंने बोला केस टू केस डिसाइड करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि कुछ ऐसे प्रोविज़न हैं जो कि संविधान के कोर हैं। आप संविधान के उन प्रोविज़न को तो बिल्कुल भी अमेंड नहीं कर सकते। ठीक है? तो कोर्ट ने ना 2 चीज़ें और की। फर्स्ट इन्होंने बोला राइट टू प्रॉपर्टी जो डिस्प्यूटेड इश्यू है बहुत ज़्यादा है ना, तो जो राइट टू प्रॉपर्टी है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। पहली चीज़ तो इन्होंने क्लियर कर ली, क्योंकि कोर्ट भी समझ रहे थे कि डेवलपमेंट करवाना है और ज़मींदारी सिस्टम के चलते बड़ी-बड़ी ज़मीनें होल्ड करके बैठे हुए थे कुछ लोग बस, है ना? तो इन्होंने क्या बोला, जो प्रॉपर्टी का राइट है बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है, एंड जो है इसको जो है कम किया जा सकता है। सेकंड चीज़ कोर्ट ने बोली कि जो राइट टू डिसाइड करना कोई भी मैटर जो है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है कि नहीं, ये कोर्ट के पास में है। मतलब कोई भी जो चीज़ है, आप लेकर के जाओ सुप्रीम कोर्ट के पास में, फिर सुप्रीम कोर्ट उसको डिसाइड करेंगे कि वो बेसिक स्ट्रक्चर है कि समझ गए? आपकी बेसिक स्ट्रक्चर जो है, पहली चीज़ हो गई कि इन्होंने प्रॉपर्टी के राइट को हटाया, ठीक है? इसको जो है संविधान जो पार्लियामेंट जो है इसको अमेंड कर सकती है। सेकंड चीज़ थी कि कोर्ट ने बोला कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, ये केस टू केस हम डिफाइन करेंगे। अगर हमें लगता है कि कोई केस गया, ठीक है, कोई कानून बनाया गया, अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन कर रहा है, तो हम उसको खत्म कर देंगे। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट जो है बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान के। फेडरल डिवीजन ऑफ पावर जो डिवाइड की गई है पावर स्टेट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, वो भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है ना? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। जुडिशियल रिव्यू की पावर जो अभी हमने आपको पढ़ाई थी सुप्रीम कोर्ट की, वो भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ठीक है? तो बेस्ट एग्जांपल देखने को मिला हमें किस तरीके से जुडिशरी जो अपनी पावर यूज़ करती है इंटरप्रेटेट करने को संविधान के। ठीक है? तो केस 1 अंडर भाटी केस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस केस के इसी से बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन आई थी, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, तो जो रूलिंग है इनने चेंज कर दिया, जो नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी के बीच में जो झगड़ा चल रहा था ना, उसको चेंज कर दिया। इसके बारे में ना हम पढ़े थे मतलब कि इसके बारे में हम पढ़ चुके थे कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है ना, उसको फंडामेंटल राइट की लिस्ट से हटा दिया गया 1979 में, और जो है इसका जो है नेचर भी चेंज कर दिया गया, जो गवर्नमेंट और दोनों ऑर्गन है ना गवर्नमेंट के, उनके रिलेशन में भी, है ना? तो कई सारे जजमेंट भी आए थे इसके। आपकी उतना जो आपकी जो बुक है उसमें इतने सारे केसेस नहीं दिए, पर बहुत सारे केसेस रहे हैं इनके पीछे भी। तो कुछ इश्यूज़ हैं जो अभी भी जो है जिसकी वजह से जो झगड़ा होता है जुडिशरी के बीच में और लेजिस्लेचर के बीच में, क्योंकि जुडिशरी बार-बार इंटरवेन करती है, जो फंक्शनिंग है लेजिस्लेचर की उसमें बार-बार बीच में टाँग अड़ा देते हैं। मतलब कि पार्लियामेंट कानून पास करके लेकर के आई, कानून बनाया उन्होंने, जुडिशरी ने उस कानून को ही नल एंड वॉइड कर दिया, बोल दिया कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ना? तो इनकी पूरी मेहनत जो है पार्लियामेंट की खराब हो जाती है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में लेजिस्लेचर के पास में पावर होती है कि गवर्न कर सकते हैं वो अपने अपने तरीके से, एंड रेगुलेट कर सकते हैं अपने बिहेवियर जो मेंबर्स का है। लेजिस्लेचर जो है लॉ मेकर्स जो है पार्लियामेंट में जो बैठे हुए एमपीज़, तो वो जो है अपने जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है उनके जो बिहेवियर को रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है? अगर उनका जो कोई भी वो गलती कर रहे हैं तो उनको उसकी पनिशमेंट भी देते हैं, ठीक है? लेजिस्लेचर पनिश कर सकते हैं पर्सन जो कि लेजिस्लेचर में गिल्टी है ब्रीच करने के प्रिविलेजेस। अब ना कई सारे प्रिविलेजेस दिए जाते हैं जो एमपीज़ हो गए, ठीक है? नेशनल लेवल पे पार्लियामेंट में, और स्टेट लेजिस्लेचर में एमएलएज़ होते हैं। तो इनको कुछ प्रिविलेजेस मिलते हैं, जो जैसे कि इनकी जो ये लोग कुछ भी बोल सकते हैं, इनके पास में फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है। अगर ये अपने प्रिविलेजेस जो होते हैं, अपने अधिकारों का वॉयलेशन करते हैं, इनके खिलाफ फिर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है। और वो कौन करता है? वो काम करते हैं जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं लेजिस्लेचर के। तो क्या कोई पर्सन को गिल्टी ठहरा सकते हैं अगर उसने पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का ब्रीच किया है? ठीक है, ताकि प्रोटेक्शन हो सके कोर्ट में। तो क्या उसको मतलब कि कोर्ट से प्रोटेक्शन मिल सकता है? तो क्या कोई मेंबर जो है लेजिस्लेचर का
अगेंस्ट मतलब कि उसने कुछ नाटक किया, ठीक है, पार्लियामेंट में, उसके खिलाफ जो एक्शन लिया गया, है ना, लेजिस्लेचर ने उसके खिलाफ जो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने एक्शन लिया, वो पहुँच गया कोर्ट में और कोर्ट का प्रोटेक्शन मिल गया उस इंसान को, तो ऐसा हो सकता है क्या? तो ये भी इश्यू आया, ये तो अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया है, मतलब कि ये इससे तो कॉन्फ्लिक्ट होता ही है, क्योंकि क्या कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने एक्शन लिया जिस पर्सन ने गलत काम किया लेजिस्लेचर में, ठीक है? मतलब कि पार्लियामेंट में उसने कुछ बदतमीज़ी काटी। तो ये पर्सन जो है इसको डिस्क्वालीफाई किया गया तो ये पहुँच गया कोर्ट में। ठीक है? तो ये अभी भी जो है इश्यू बना हुआ है, लड़ाई होती रहती है पार्लियामेंट के बीच में और जो लेजिस्लेचर है उनके बीच में और जुडिशरी के बीच में। तो सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रोवाइड करते हैं कि जो जजेस है ना, जजेस का कोई भी कंडक्ट है, जजेस जो भी अपना डिसीजन दे रहे हैं या फिर वो कोई भी बात कर रहे हैं कोर्ट में, तो उसको आप पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक है? ना ही पार्लियामेंट की चीज़ें वहाँ पर डिस्कस होती हैं जुडिशरी में। तो कई सारे इंस्टेंसेस ऐसे देखे गए हैं कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में जो है, जो जुडिशरी की फंक्शनिंग के ऊपर भी सवाल उठा दिए। पर ये लोग भी अपनी चीज़ों को ब्रीच कर देते हैं और कई बार जो है पार्लियामेंट में भी जुडिशरी की चीज़ों को डिस्कस कर दिया गया है ना? तो सिमिलरली जुडिशरी ने भी क्रिटिसाइज़ किया लेजिस्लेचर को, ठीक है? तो इश्यू किए इंस्ट्रक्शन लेजिस्लेचर को कि कंडक्ट ऑफ जो लेजिस्लेटिव बिज़नेस है वो ढंग से करें, है ना? तो मतलब कि जुडिशरी को अपने दायरे में काम करना चाहिए, लेजिस्लेचर को अपने में, पर ये लोग एक-दूसरे के में इंटरफेयर करते रहते हैं। लेजिस्लेचर जो देखते हैं इसको वायलेट कर रहे हैं पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी को, क्योंकि जो है मतलब कि जुडिशरी बोल रही है लेजिस्लेचर को कि आप इस तरीके से काम करो, अपने बिज़नेस जो भी काम-काज हो रहा है पार्लियामेंट में उसको ढंग से रेगुलेट करो, है ना? तो इससे क्या हो रहा है कि लेजिस्लेचर की पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी को हार्म पहुँच रहा है ना, कि पार्लियामेंट अपने तरीके से काम करेगी, तो जुडिशरी इनके बीच में बोलने लगे। तो इससे हमें पता चलता है कि बैलेंस है जो 2 ऑर्गन है ना गवर्नमेंट के, उनके बीच में थोड़ा वीक है ये बैलेंस, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट है कि हर एक जो ऑर्गन है गवर्नमेंट का डेमोक्रेसी में एक-दूसरे की अथॉरिटी को रिस्पेक्ट करे, अपने एरिया में काम करे, है ना? ना कि दूसरों की जो एरिया है उसमें ताक-झाँक करके वॉयलेशन करे। तो देख लो जुडिशरी और एग्ज़ीक्यूटिव तक लड़ते हैं, जुडिशरी और लेजिस्लेचर भी लड़ते हैं, ठीक है? अभी देखो कन्क्लूज़न आ गया, चैप्टर जो है खत्म हो गया। इन दिस चैप्टर हमने कई सारी चीज़ें पढ़ी जैसे कि रोल पढ़ा हमने सबसे पहले जुडिशरी का, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, तो टेंशन देखने को मिली हमने जो जुडिशरी, एग्ज़ीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, तो कई सारे एग्ज़ाम्पल देखे हमने, है ना? और जो जुडिशरी की किस तरीके से प्रेस्टीज बढ़ी, तो वो सारी चीज़ें भी हमने देखी। जुडिशरी भी जुडिशियल एक्टिविज़्म देखा हमने, है ना? जुडिशरी किस तरीके से एक्टिव होके रोल प्ले करती है पीआईएल के थ्रू, है ना? जिसको सोशल एक्शन लिटिगेशन भी कहते हैं। ओके। और किस तरीके से पार्लियामेंट हो गई या फिर जुडिशरी मतलब कि लेजिस्लेचर हो गए और जुडिशरी जो हो गई आपस में लड़ रहे हैं ये लोग है ना पावर्स के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर हमने समझा। ओके। तो एट द सेम टाइम्स हमने कई सारी चीजें एक्सपेक्टेशन देखी जो जुडिशरी की, तो जुडिशरी से कई सारी एक्सपेक्टेशन भी ऑर्डिनरी सिटीजन जो है, जो आम जनता जो आम जो नागरिक है वो भी सोचता है, वो भी मतलब कि क्वेश्चन मार्क आ जाता है उसके दिमाग में कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि कई लोग जो है बहुत ही आसान तरीके से छूट जाते हैं ना, मतलब कि उनको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है और जो है विटनेस जो है मतलब कि जिसको प्रूफ के तौर पे लाया जाता है, वो जो है अपनी गवाही बदल लेता है। कि जो बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो बच जाते हैं। बेसिकली यही है ना कि गवाहों को चेंज कर दिया जाता है। तो कई सारे इश्यूज़ देखने को मिले हैं जुडिशरी में भी। जैसे कि कोलोजियम सिस्टम पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क लगता है कि इसमें नेपोटिज़्म भी होता है, फेवरेटिज़्म भी होता है। आज तक अभी तक कोई भी विमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनी है, ठीक है? तो इसके ऊपर भी तो जुडिशरी की फंक्शनिंग के ऊपर भी कभी-कभी क्वेश्चन मार्क लगाए जाते हैं। तो आपने ना इस चैप्टर में देखा कि जुडिशरी जो है इंडिया में बहुत ही पावरफुल इंस्टीट्यूशन है। हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में जाना, है ना? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उनकी पावर्स के बारे में जाना, आर्टिकल 32 के बारे में, है ना? आर्टिकल 13 हो गया और जो हाई कोर्ट के लिए रिट्स इश्यू करते हैं ना आर्टिकल 226, तो इसके बारे में जाना, पीआईएल के बारे में जाना, है ना? तो ये जो पावर है जिससे जो कई सारे होप भी जनरेट होते हैं। मतलब लोगों को भरोसा है कि जुडिशरी में उनको न्याय मिल जाएगा, तो जुडिशरी जो है इंडिया में, उनको बहुत ही इंडिपेंडेंस की तरह से देखा जाता है। अपनी इंडिपेंडेंस के लिए जाना जाता है, ठीक है? कि मतलब कि इनकी जो है
ये लोग किसी के फ़ेवर में या फिर क्लियर में डिसीज़न नहीं देते हैं। थ्रू वेरियस डिसीज़न कई सारे डिसीज़न देखने को मिले कि जुडिशरी ने ना एक न्यू इंटरप्रिटेशन निकाला है संविधान का एंड प्रोटेक्ट किया है जो जनता के राइट्स को। मतलब कि नए-नए इंटरप्रिटेशन जो संविधान को समझाया है और ज़्यादा एक्सपेंड हो गए हैं राइट। आर्टिकल 21 जो है राइट टू लाइफ बस था। इसमें राइट टू पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट ऐड हो गया, राइट टू प्राइवेसी ऐड हो गया, राइट टू हेल्थ ऐड हो गया, ठीक है? तो इस चैप्टर में हमने समझा कि जुडिशरी जो है, जो डेमोक्रेसी है, उसमें जो बैलेंस ऑफ पावर देखने को मिलता है जुडिशरी एंड पार्लियामेंट के बीच में और बोथ इंस्टीट्यूशन के बीच में। वो फंक्शन करते हैं अपनी लिमिटेशन के जो लिमिटेशंस उसको सेट की गई हैं, ताकि वो कॉन्स्टिट्यूशन की जो लिमिटेशन है उनके उनके हिसाब से वो काम करते हैं। मतलब कि पार्लियामेंट जो कि लेजिस्लेचर हो गए, एग्जीक्यूटिव हो गए और जुडिशरी हो गई। इन तीनों के ऊपर जो है संविधान ने कुछ लिमिटेशन सेट की गई हैं। तो उस लिमिटेशन के अकॉर्डिंगली ही ये काम करते हैं। अगर ये लोग नहीं करते हैं तो एक-दूसरे के ऊपर ये लोग चेक एंड बैलेंस लगाते हैं, ठीक है? एक-दूसरे को बोलते हैं कि ये तो संविधान के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो हमने जुडिशरी भी पढ़ लिया। इससे पहले वाले चैप्टर में एग्जीक्यूटिव पढ़ा था, जुडिशरी पढ़ा था, सॉरी लेजिस्लेचर पढ़ा था, अब जुडिशरी भी पढ़ लिया। तो ये ना सारे के सारे चैप्टर्स जो है प्लेलिस्ट में सेव हैं, आप देख सकते हो और फिर आपको लेक्चर कैसा लगता है आप लाइक करके बता सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, थैंक यू। रुको, रुको, रुको अभी और एक और चीज़ है आपकी ये लीगल सर्विस अथॉरिटी के बारे में बताती हूँ। लीगल सर्विस डे जो है ये 8 जो 9 नवंबर को मनाया जाता है, 9 नवंबर को, ओके? तो लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है ये कमिटेड है प्रोटेक्ट करने के लिए लीगल राइट्स को। आर्टिकल 39 का जो ए है, ये संविधान में ऐड किया गया था, तो ये क्या करता है फ्री एंड लीगल एड जो है प्रोवाइड करता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो कि जस्टिस नहीं मिलता है उनको, कोर्ट में नहीं जा पाते हैं क्योंकि उनके पास में उतने पैसे नहीं हैं। तो ये जो है उनको लीगल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? तो इससे क्या होता है जस्टिस जो न्याय का अधिकार है सभी को मिल पाता है। लीगल सर्विस की अथॉरिटी जो है, लीगल सर्विस नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी बनाई गई है। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी और फिर स्टेट लेवल पे भी है और फिर जो है लोकल लेवल पर भी है। तो ये क्या प्रोवाइड करते हैं फ्री एंड लीगल जो एडवाइस प्रोवाइड करते हैं, स्प्रेड करते हैं लीगल अवेयरनेस जो भी लॉ से रिलेटेड है। जैसे कई लोगों को तो अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में ही नहीं पता होता है, तो उसके बारे में भी बताते हैं। ऑर्गेनाइज करते हैं लोक अदालत। लोक अदालत में क्या होता है आप कोर्ट में नहीं जाते हो, दोनों पार्टीज़ जो रहती हैं आपस में ही समझौता करके जो है जो कई सारे डिस्प्यूट्स को सेटल कर लेते हैं। ये प्रमोट करते हैं सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स थ्रू एडीआर मैकेनिज्म। इसका मतलब होता है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन, ठीक है? एडीआर का मतलब होता है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन। इसमें होता है कि आप कोर्ट में नहीं जाते हो, कोर्ट के बाहर ही सेटलमेंट कर लेते हो। ये कंपनसेशन भी प्रोवाइड करते हैं विक्टिम्स को जिनके साथ में क्राइम हुआ रहता है। तो कौन एलिजिबल है फ्री लीगल सर्विस के लिए? विमेन एंड चिल्ड्रन, मेंबर्स जो होते हैं शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब के, इंडस्ट्रियल वर्कमैन होते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी जो होते हैं, विक्टिम्स जो होते हैं नेचुरल डिज़ास्टर के या फिर उनके साथ में कोई वॉयलेंस हुआ है, एथनिक्स जो हो गया, कास्ट से रिलेटेड वॉयलेंस हुआ है, ठीक है? जिस पर्सन को कस्टडी में रखा गया है, पर्सन जिसकी एनुअल इनकम जो है कम है 1 लाख से कम है, ठीक है? सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के डेटा के अकॉर्डिंगली। विक्टिम जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बेगर जिनसे ज़बरदस्ती काम करवाया गया है, उनको जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हुए हैं, बेच-खरीद का जो इंसानों को बेचा-खरीदा जाता है ना उनका, तो इसका जो है क्राइटेरिया भी चेंज कर दिया गया है शायद तक अभी। तो फ्री लीगल सर्विसेज़ जो है प्रोवाइड की जाती है इन मैटर ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल एंड रेवेन्यू कोर्ट्स में एंड ट्रिब्यूनल्स में भी। तो ना इसमें क्या होता है कि जुडिशियल और क्वाज़ी जुडिशियल फंक्शन भी परफ़ॉर्म करते हैं मतलब कि जुडिशरी के थ्रू भी मतलब ऐसा काम करते हैं, ठीक है? जो सेटलमेंट करवा देते हैं दोनों पार्टी के बीच में बातचीत करवा के, ठीक है? तो नेशनल लेवल पे होती है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, स्टेट लेवल पे स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, तालुक और डिवीज़न लेवल पर होती है डिविज़नल लीगल सर्विस अथॉरिटी जो कमिटी होती है। हाई कोर्ट लेवल में होती है हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमिटी एंड सुप्रीम कोर्ट लेवल में होती है सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमिटी। ठीक है? तो इतनी सारी बनाए गई हैं लीगल सर्विस ताकि हर एक इंसान को न्याय मिल सके। ओके, तो यहाँ पर ना वेबसाइट भी दी गई है नालसा की। तो यही जो है नालसा ही केस लेकर के गई थी 2014 में सुप्रीम कोर्ट में। नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, जिसमें ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर की तरह डिक्लेयर किया गया था। ठीक है? मेल और फीमेल तो होते ही हैं, एक और जेंडर होगा ट्रांसजेंडर। तो नालसा ही केस लेकर के गई थी कोर्ट में। ओके?
तो आप भी फ्री लीगल सर्विस के लिए यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है? तो ये नंबर वगैरह दिया गया है। अब हो गया है चैप्टर कंप्लीट। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, बाय।